जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। वक्फ बोर्ड पे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संशोधन बिल जब से संसद में पेश किया गया है उसके बाद से मुस्लिम नेता हो या फिर सेकुलर नेता, वो सभी इस पूरे बिल को लेकर अपोजिशन में खड़े हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उसमें AIMIM के चीफ ओवैसी भी शामिल हुए और उन्होंने फिर से एक बार दोहराया कि यह पूरा बिल असंवैधानिक है और ये सिर्फ दरगाह और कब्रिस्तान ही नहीं छीनेगा बल्कि मुस्लिमों के बहुत सारे अधिकार छीन लेगा। इन सभी बातों को वो लगातार दोहरा रहे हैं और हम आज बात करेंगे। हमारे साथ अरुण जी हैं जो इस मामले पे पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं और इस पर मैं भी कुछ बताऊंगी। मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं कि क्या है ये लॉ या बोर्ड, किस तरह से ये काम करेगा, ये जो पूरी प्रदर्शन था उसका कोई हल निदान निकलने वाला है या फिर सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। क्या लग रहा है आपको ये जो पूरा प्रदर्शन है और ये लगातार जो विरोध की एक मुस्लिम्स हों या फिर सेकुलर नेता हों या उनके आड़ में बहुत सारी पार्टियां हों, राजनीतिक पार्टियां, जिसके बारे में अभी आप बताएंगे भी, लग रहा है क्या कि इसका कोई निचोड़ निकलने जा रहा है और वक्फ बोर्ड पे इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए, वक्फ बिल पे जो है, जो कि सरकार ने बिल पेश कर दिया है और उसके ऊपर वो बिल जो है, आपको जैसा पता है कि जेपीसी को चला गया था। तो जो जेपीसी गठित हुआ उसको जगदम्बिका पाल जो सीनियर बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने हेड किया। उसके साथ में वो कई महीनों तक उसमें मुस्लिम जनमानस या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डिफरेंट स्टेट्स विजिट करके और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में उन्होंने मंत्रणा की और उसके साथ में उन्होंने जो है पार्लियामेंट में उसके ऊपर जो बिल के बाद में जो रिकमेंडेशन सबमिट की वो तकरीबन 400 पेजेज की है। तो ये पहली बात मैं बता दूं कि जो ओवैसी कह रहे हैं असंवैधानिक है। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के तहत ही शुरू हुई है, प्रक्रिया के का एक पार्ट है, तो वो असंवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स उसमें उस जेपीसी के पार्ट थे। वो सहमत होना असहमत होना दूसरी बात है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये प्रोसेस आगे बढ़ा और उसमें आपने देखा होगा कि चूंकि डिस्कॉर्ड ये है कि 44 अमेंडमेंट्स, तकरीबन 44 जो है उन लोगों ने प्रेषित किए थे, आगे बढ़ाए थे कि इन सेक्शंस में अमेंडमेंट कर दिए जाएं। तो वो इतना बड़ा अमेंडमेंट जो है क्योंकि वो डिस्कशन के बाद इंक्लूड किया गया था, तो जेपीसी के चेयरमैन ने उसको मना कर दिया था, जगदम्बिका पाल ने, जैसा कि उन्होंने, आपको याद होगा, आप तो उनसे मिली भी हैं, इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने जो मेजर तकरीबन 14 अमेंडमेंट्स जो है 14 के तकरीब जो है उन लोगों ने बातें मान ली थी। और उसके बाद दो तीन बड़े कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो है उस बोर्ड, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल जो रहेगा, उसमें उस जिले का, किसी जिले का मामला होगा तो डीएम जो है उसका उसमें डिसाइसिव अथॉरिटी होगा लैंड को लेकर। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस पे सबसे बड़ा प्रतिवाद है कि डीएम कैसे करेगा। तो उसमें जेपीसी ने उसमें माना कि साहब हम जो स्टेट लेवल का, उससे डीएम से ऊपर का अथॉरिटी जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी, डीएम से ऊपर की अथॉरिटी का वो कर्मचारी होगा जो कि ब्यूरोक्रेट होगा, जो कि उसमें इंक्लूड होगा, वो डिसाइड करेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ें आपने देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ है। महिला भी बिल में ये भी है कि महिला मेंबर पहले नहीं हुआ करती थी, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि नॉन मुस्लिम्स क्यों। सरकार कहती है कि जो जिस तरह का जो वेलफेयर मोटिव के साथ में ये वक्फ बोर्ड गठित हुआ स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे प्रॉपर्टीज को लेकर, तो उसमें जो है होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरे सरकार की तरफ से दो लोग जो है
एक तरह से जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन यही सबसे बड़ा मुझे लगता है डिस्कॉर्ड का कारण है कि हमारे जो रिलीजियस अफेयर है उसमें ये इंट्रूजन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जब दूसरे रिलीजन, आज जैसे उन्होंने बहुत फियर्स, एक तरह से देखा जाए फायरी स्पीच में बोला कि साहब ये जो है असंवैधानिक क्यों है, क्योंकि दूसरे रिलीजन के कोई भी जो कमेटी है या उसमें नॉन मुस्लिम यानी मुस्लिम या अदर रिलीजन के लोग नहीं होते हैं, तो हमारे रिलीजन के मामले में क्यों जो है दूसरे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और आपने देखा होगा कि जेपीसी जो कि अब बिल बन चुका है, बिल जो उसकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है 400 पेजेस की मैमथ रिपोर्ट है वो, 400 पेजेस की प्लस रिपोर्ट सबमिट हुई है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोशिश की है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो एक तरह से देखा जाए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। ऐसा ना हो कि साहब हम जैसा कि जिस तरह के केसेस जा रहे हैं देश भर से कि साहब वक्फ बोर्ड जो है जिसको क्लेम कर देता है उसको जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो फिर कोर्ट में भी नहीं जा पाता है, उसी वक्फ बोर्ड के सामने ही बहुत सारे ऐसे मामले जी हाँ जी, वक्फ बोर्ड के सामने ही उसको प्रूफ करना होगा कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये इस तरह के जो एक तरफा जो लॉ बना हुआ है, तो जाहिर सी बात इसमें मनमानी बहुत सारी चीज़ों में हुई। तो एक तबका मुसलमानों का है जो कि वो उसको लग रहा है कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा का पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपने डिस्कशन डिबेट में सुनी होंगी या रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी कि साहब एक सेक्शन ये ऐसा भी है जो कह रहा है कि साहब ये ट्रांसपेरेंट मूव है और इसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन लोगों का कब्जा हट जाएगा, इसीलिए वो लोग परेशान हैं। तो इसमें बहुत सारी जो एक तरह से देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी आ रही हैं। और दूसरी बात ये तुम रही बात वक्फ बिल और उससे संबंधित बातें, दूसरी जो आपने पॉलिटिकल बात कही, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल बात इसमें इस समय ज़्यादा आ गई है। पॉलिटिकल इसलिए आ गई है कि देखेगा कि लोकसभा के बाद में जिस तरह से इंडिया अलायंस गठित हुआ तो उसमें था कि मुस्लिम और दलित और खासकर ओबीसी जिस तरह से कांग्रेस और उसके साथ में लगा कि चले जाएंगे और ओबीसी वोट का डिवीजन हो जाएगा, तो उसमें जो अपोजिशन पार्टीज थी जो बीजेपी के खिलाफ यानी एनडीए के खिलाफ, वो बहुत उत्साहित थी। लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव, असेंबली इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र का हुआ और उसके बाद फिर हो गया अभी आपने दिल्ली का चुनाव देखा। तो वो जो अलायंस चल रहा था कि साहब इस अलायंस के जरिए जो है हम लोग जो है एनडीए को करारी मात देंगे या जो बीजेपी को हम लोग मात देंगे इन स्टेट्स में, वो जो ये कॉम्बिनेशन बना था इंडिया अलायंस उसी में फूट पड़ गई। तो अपोजिशन पार्टीज उसमें कारगर सिद्ध हो नहीं पाई। और ओवैसी की परेशानी ये भी है कि साहब ओवैसी जो है महाराष्ट्र में अच्छा कर रहे थे कुछ जिलों में, जो कि औरंगाबाद के आसपास का एरिया है, तो औरंगाबाद भी बदल के संभाजी नगर हो गया है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री सीट है। तो उन सब जगहों पे जो कुछ सीट जीते थे वो भी उनके लिए मुश्किल हो गया। बिहार का में भी उनका हश्र अच्छा नहीं रहा था। तो बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार में पिछले असेंबली पोल में जो है उन्होंने 5 सीट जीती थी, तो 5 में से 4 आरजेडी में चले गए। तो इस समय भी उनकी परेशानी का कारण है कि जो है इस साल जो है 26 में जो है नेक्स्ट ईयर तकरीबन या इसी साल के अंत में जो है चुनाव होना है बिहार में। तो इस साल के अंत में जो चुनाव होगा तो उसके लिए भी उन्होंने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्योंकि वो अपने को क्लेम करते हैं कि साहब मैं मुस्लिम, एक तरह से देशव्यापी जो मुसलमानों का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर होने की जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, उसके लिए उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट देना जरूरी भी है। और आज जिस तरह का जो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट जो हुआ है दिल्ली में, जंतर मंतर में धरना चल रहा है, तो उसमें यहाँ से डायरेक्टली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं, चाहे बिहार हो या फिर इसके बाद आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में भी चुनाव नेक्स्ट ईयर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी 27 में चुनाव होना है, उनकी भी परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। वो इसलिए भी बढ़ रही है कि आप देखेंगे कि जो कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ के आयोजन के साथ में जो कंसोलिडेशन हुआ हिंदू वोटों का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसमें लोगों ने ये नहीं देखा कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई, लॉ एंड ऑर्डर जो लोग कह रहे थे कि कयास हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें कहीं कहीं भी कुछ अव्यवस्था दिखी, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदू जनमानस था, आपने देखा चाहे पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट से, सदर्न स्टेट से, सब जगह लोग आए
वहां पर उस कुंभ के महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन जो है बीजेपी के फेवर में जाता है, ये भी बहुत बड़ा परेशानी का तो आपको कारण क्या है। लग रहा है कि ये अब ये पार्टियां ये समझ गई हैं कि हिंदू एकत्रित हो रहे हैं या एकजुट हो रहे हैं, उसके बाद इन लोगों ने इस तरह से, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर ये सब एकजुट होके, और उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर इस तरह की रिपोर्ट बिल बन जाता है तो सब कुछ आपका छिन जाएगा, और उसके बाद मुस्लिमों को एकत्रित कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो परेशानी जबरदस्त है। इसलिए भी है क्योंकि उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो वक्फ अराउंड जो उनकी राजनीति चलती थी, वो सबसे बड़ा जो उसके जो उसका यूं कहे कि जो नोडल बॉडी या यूं कहें कि एक तरह से एक प्रमुख बॉडी जो हुआ करती थी वो एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो, तो उसके बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके साथ संबद्ध हैं। तो उन नेताओं की जो है जाहिर सी बात है उनका जो प्रभाव है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार जिस तरह से करी, आपने देखा होगा कि सरकार कह रही कि जो भी प्रॉपर्टी है या इसके पहले भी है सबका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपने तो इमरान मसूद साहब जो कांग्रेस के एमपी हैं उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने खुद कहा कि 90% प्रॉपर्टीज जो है रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की। तो अगर प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो सरकार को एक मुश्त जहाँ जहाँ होगा तो रजिस्ट्री फी होती है जो स्टाम्प पेपर पे लगता है, तो जाहिर सी बात सरकारी मद में उसका एक पार्ट जो है स्टाम्प पेपर फी जो है सरकार के पास है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरह से जो इतना जो एक रिलीजियस बॉडीज के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अगर उनकी जिस प्रॉपर्टीज वो लोग क्लेम करते हैं तो उस पे उनका पूरा अधिकार हो जाएगा, परमानेंट अधिकार हो जाएगा, उसके साथ में प्लस ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी वायबल भी हो जाएगी। अगर वो गरीबों के कल्याण के लिए वो सब प्रॉपर्टीज हैं जिसके जरिए जो है कहा जाता है कि मुस्लिम जनमानस के जो एजुकेशन के लिए या अनाथों के लिए या इस तरह विधवा महिलाओं के लिए काम हो रहा है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर मैसिव स्केल पे वो जमीन पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लोगों के हाथ से एक तरह से वो निकल जाएगी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है इलीगल तरीके से। पहली बात। और दूसरी बात जो हम लोग कह रहे थे कंसोलिडेशन, उसकी बात में तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का आप देखेंगे कि उसका अधिकार है, उसका एक प्रभाव क्षेत्र ये है कि जिस तरफ वो लोग एक तरह से अपनी बात कहते हैं उधर उनकी जो जनमानस जो है मुस्लिम वोटर्स उनकी बात सुनते हुए उस पर्टिकुलर पार्टी के साथ हो लेते हैं। ये भी एक तरह से जो है ये भी उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कंसोलिडेशन डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है। मैं एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फरवरी मतलब अभी जो गुजरात में जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ है, तो गुजरात में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो आप देखेंगे कि इस बार एक नया ट्रेंड है कि बीजेपी ने जो है म्युनिसिपल काउंसिल में जो है ज़्यादातर कुछ जो महिलाओं को टिकट दिया, मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लीडर्स को, तो उसमें बहुत लोग रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट जो विनर्स आए हैं। तो ये नया ट्रेंड है कि वहाँ के मुस्लिम वोटर्स को लगा कि अगर डेवलपमेंट के साथ में जाना है तो जो रूलिंग पार्टी है उसको वोट देना जरूरी है, नहीं तो हम कब तक किनारे रहेंगे। तो बीजेपी पे जो आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, तो वो तो गुजरात के म्युनिसिपल इलेक्शन से एक तरह से देखा जाए तो वो शुरुआत हो गई है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, काफी संख्या में वहां से काउंसलर जीते हैं। तो इस बार का जो ट्रेंड होगा गुजरात का, जैसा कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल गांधी अभी विजिट किए थे तो उन्होंने भी क्लियरली कह दिया साहब कि यहाँ पर हमारी पार्टी में दो तरफा लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब का क्या मतलब है? अगर गुजरात में वो नया ट्रेंड आ गया है तो कांग्रेस के लिए और परेशानी की बात है। कांग्रेस 2017 में बहुत अच्छा चुनाव वहां असेंबली में लड़ी, लेकिन वो फिर उसके बाद नहीं दोहरा पाई। 17 के बाद से आप देख रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की परेशानी है कि जो इस बार के असेंबली इलेक्शन है उसमें पुरजोर तरीके से लड़े। उस स्थिति में जबकि मुस्लिम काउंसलर जीतने शुरू हो गए हैं बीजेपी के तरफ। और दूसरी बात समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी की बात है उत्तर प्रदेश में, जहाँ की पूरा का पूरा हिंदू कंसोलिडेशन जो है जो 27 में चुनाव है। तो उस तरीके से जो है बीजेपी के अगेंस्ट में जो अभी से मोर्चा तैयार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आप देखेंगे कि आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। अभी आप बागेश्वर धाम जो बागेश्वर बाबा जो है वो जाके धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ 2-3 जगह बांका और जगह जहाँ पर गोपालगंज में कथा कही, तो वहाँ किस तरह से लोग चले, वो मैनेज भीड़ नहीं थी इतनी। किसी भी रैली या रैला जो हुआ करता था आरजेडी के टाइम में, लालू यादव के टाइम में रैला जो इतना इकट्ठा हुआ वो मैनेज नहीं था, वहाँ लोग श्रद्धा से पहुंच गए। तो जो इस तरीके से जब भीड़ इकट्ठा होती है तो कंसोलिडेशन होता है, आने वाले समय में उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है। अच्छा, एक बात और बताऊंगी कि ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन
जब मैं गई थी एक बड़े नेता से बातचीत करने, और वहाँ पे हमारे सूत्र थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा रिपोर्ट है वक्फ के ऊपर, जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है, वो सिर्फ 2 ही लोगों ने पढ़ी है। ये मैं आपको मतलब उस बताना, समय जब सबमिट हुई थी, जब सबमिट हुई थी। जी। और उसके बाद वहाँ पे सोर्सेज थे हमारे, मैं तो गई थी इंटरव्यू लेने, तो सोर्सेज ने हमें ये बताया कि सिर्फ 2 ही लोगों ने थे, 25 लोगों की टीम थी, और इतने सारे लोग उसको लिख रहे थे, या इतना उन्होंने ड्राफ्टिंग में हेल्प की थी, या फिर संजय सिंह से लेके आप नेता और इमरान मसूद तक सभी कोई थे उसमें, बिल में बनाने में, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने पढ़ा था। ये बात मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। एक खुद जगदम्बिका पाल ने, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग में एक पेज उनको पढ़ना था क्योंकि क्या बन रहा है, और दूसरा ओवैसी जी ने। और ओवैसी जी ने आज क्या किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आह्वान किया है, चिराग पासवान का आह्वान किया है, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, और नीतीश कुमार का आह्वान किया है। और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को भी इसका वक्फ बिल, संशोधन बिल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल मैसेज है। देखा ये जाए तो एक तरह से, जैसे जिस तरह से बिहार में इलेक्शन है, तो पॉलिटिकल मैसेज ये है कि साहब आप उनके लिए देखा जाए नीतीश कुमार के लिए, और आपने पासवान साहब के लिए कहा, तो उनके 5% वोट बैंक है, और उनको मुस्लिम्स का भी वोट मिलता है, जैसे 5 सीट पार्लियामेंट्री सीट जीती है। और जेडीयू के लिए, जेडीयू जो है सीमांचल हो, चाहे वहाँ पर अभी आपने देखा कि जेडीयू जो है अच्छा करती है, तो उसमें इसलिए अच्छा करती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलता है जेडीयू के साथ में। अगर इस तरह से उन्होंने एक तरह से चेताने की कोशिश की है कि आप अगर मुस्लिम हितों के खिलाफ जाएंगे और मैं मुसलमानों का नेता हूं, तो मैं आपके इंटरेस्ट को जो है एक तरह से, जो है आपका जो मुस्लिम वोट बैंक में दबाव है, उसको जो है एक तरह से वो कर सकता हूं, उस असर को कम करने की स्थिति में हूं। तो ये प्रोपेगेंडा के तहत जो है उन्होंने इस एक तरह से जो एक वील्ड वे में आप कह सकते हैं थ्रेट भी किया, पॉलिटिकल थ्रेट भी है। दूसरा, आपने नायडू साहब का नाम लिया, तो नायडू जो है वहाँ पर आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात कही थी। तो जाहिर सी बात, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुस्लिम वोट बैंक इंपॉर्टेंट है आंध्रा की पॉलिटिक्स में, और 3 ही नेताओं का उन्होंने नाम ही लिया। तो इसीलिए, क्योंकि तीनों जो है इस समय एनडीए के पार्ट हैं, और अगर ये लोग नाराज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार जो है का संख्या बल कम हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों का उन्होंने आह्वान किया है कि आप लोगों को डिफरेंट अपने स्टेट्स में लड़ाई लड़नी है, वहाँ मुस्लिम वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि बिहार में इलेक्शन होना है, असेंबली इलेक्शन, तो वहाँ तकरीबन 17% के करीब जो है मुस्लिम आबादी है, जो लेटेस्ट सेंसस की बात आ रही है। तो मुस्लिम वोट बैंक वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाता है तो जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए परेशानी का कारण होगा, और पासवान साहब की पार्टी के लिए परेशानी का कारण होगा। तो उनके सामने ये डर दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, उस स्टेट में आप लोग उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, तो हमारे वोट बैंक की जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ हो लें। इस तरह की भी बात उसको इनडायरेक्ट आप कह सकती हैं। अच्छा, तो मैं अब बता दूं कि वक्फ बोर्ड के पास अभी फिलहाल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि 9.4 लाख एकड़ जो है वो पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, उसकी कीमत है? जी, ये पीआईबी की पूरी रिपोर्ट है, मतलब सरकारी आंकड़े हैं ये जी। और ये जो है आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी मालकिन है, या मालिक है आप कह सकते हैं। तो इसको लेके एक बड़ा विवाद है। आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और आप क्या और जानना चाहते हैं उसके लिए हमें ज़रूर मैसेज करते रहें। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।